ठीक है। अब देखिए, जो 5 खमद्य प्रक्षेप हमारे कोर्स में है, उनमें से जो हमने कल 2 किए, एक हमने किया समदूरस्थ ध्रुवीय खमद्य प्रक्षेप और एक हमने किया समक्षेत्र ध्रुवीय खमद्य प्रक्षेप। दोनों में ही हमने प्रकाश के स्रोत की बात नहीं की थी, क्योंकि वो दोनों असंदर्श प्रक्षेप थे। ठीक है। आज जो हम पहला उदाहरण ले रहे हैं, जिसको हम केंद्रक या नोमोनिक ध्रुवीय खमद्य प्रक्षेप कहते हैं, ये संदर्श प्रक्षेप का उदाहरण है। और यदि ये संदर्श है तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि प्रकाश का स्रोत है कहाँ पे। तो नोमोनिक या केंद्रक शब्दावली इस्तेमाल की गई हो तो तुरंत आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि प्रकाश का स्रोत पृथ्वी के केंद्र पर माना गया है। अर्थात प्रक्षेप में हम आर निकाल कर, है ना, कैपिटल आर की गणना करके, और जब हम लघुकृत पृथ्वी का गोला बनाएंगे जो कि आभासी पृथ्वी का प्रतीक है, तो उसके केंद्र में हम प्रकाश के स्रोत की कल्पना करते हैं। ठीक है। और हम इस प्रक्षेप में हमारे प्रक्षेपण तल को तो रखते हैं ग्लोब के ध्रुव पर, है ना, ग्लोब के ध्रुव से छूता हुआ। ठीक है। और हमारा प्रकाश का स्रोत होता है केंद्र पर। यहां हम एक उदाहरण लेके इसको समझेंगे, और इस उदाहरण में हम प्रक्षेपण तल को उत्तरी ध्रुव पर टच करेंगे, स्पर्श करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि तमाम खमद्य प्रक्षेपों में हम अधिकतम एक गोलार्ध दिखा सकते हैं, अधिकतम। लेकिन केंद्रक ध्रुवीय खमद्य प्रक्षेप या नोमोनिक ध्रुवीय खमद्य प्रक्षेप में तो हम एक गोलार्ध भी पूरा नहीं दिखा सकते। और वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्यों हम एक गोलार्ध भी पूरा नहीं दिखा सकते। ठीक है। अभी जब हम प्रक्षेप करेंगे तब आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि हम इसमें प्रकाश का स्रोत भूमि के केंद्र पर मानते हैं, प्रक्षेपण तल को हम ध्रुव के ऊपर स्पर्श करता हुआ मानते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर प्रकाश की किरणें जो निकलती है, यदि वो भूमध्य रेखा के सहारे चले तो प्रक्षेपण तल पे वो कभी नहीं छूती, वो प्रक्षेपण तल के समानांतर चलती है। इसीलिए इस प्रक्षेप में हम भूमध्य रेखा को प्रदर्शित नहीं कर सकते। ठीक है। एक उदाहरण को लेके हम इसको समझते हैं। इस उदाहरण में सबसे पहले देखिए कि जो अक्षांशीय विस्तार है वो दिया हुआ है 30 डिग्री उत्तर से 90 डिग्री उत्तर। ठीक है। और हम जानते हैं कि ये जो खमद्य प्रक्षेप होते हैं, जो गोल आकृति के बनते हैं, है ना, तश्तरी के जैसे होते हैं, इनके मध्य में ध्रुव होता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 90 डिग्री है, ये तो ठीक बीचों बीच बनेगा प्रक्षेप की, है ना। और उसके चारों तरफ हम देखेंगे कि किस तरह से हम अक्षांश और देशांतरों की रचना करते हैं। हमें निरूपक भिन्न दिया हुआ है 1:22.5 करोड़। इस निरूपक भिन्न का उपयोग करेंगे हम जो पृथ्वी का लघुकृत गोला है ना, उसकी त्रिज्या निकालने के लिए। और हमें यहाँ पर अंतराल दिया हुआ है 20 डिग्री। ठीक है। और ये अंतराल 20 डिग्री दोनों पर है, देशांतरों पर भी और अक्षांश पर। तो देखिए, सबसे पहले तो हम आर निकाल लेंगे, है ना। पृथ्वी की वास्तविक जो त्रिज्या है वो 63.5 करोड़ सेंटीमीटर है। हम उसके अंदर निरूपक भिन्न के हर का भाग देंगे 22.5 करोड़ का, तो ये 2.82 सेंटीमीटर की जो दूरी आ रही है, ये हमारी आभासी पृथ्वी या पृथ्वी के लघुकृत गोले की त्रिज्या है। इसको प्रकार में भर के सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, हम ये
लघुकृत पृथ्वी का गोला बनाएंगे। ये दूरी प्रकार में भरी 2.82, और ये हमने पूरा एक लघुकृत पृथ्वी का गोले की रचना हम करते हैं। ठीक है, अब यहां पे क्योंकि केवल और केवल चौथाई हिस्से में मेरा काम हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हम इसका 1/4 ले लेते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि प्रक्षेपण तल जो होता है उसको ध्रुव के ऊपर रखा जाता है, और यहां हमने उसको उत्तरी ध्रुव पे छूता हुआ रखा है ना। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये प्रक्षेपण तल है। ठीक है ना, ये हमने इसको आधा बनाया है। ठीक है, ये ठीक वैसे ही इधर भी बनाया जा सकता है। ये पूरा प्रक्षेपण तल है, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है हमें यहां पर। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो ड्राइंग बॉक्स में चांदा होता है, डी जिसको बोलते हैं, हम उसकी सहायता से इस पर कोणों की रचना कर लेंगे आवश्यकता अनुसार। तो क्योंकि विस्तार हमें 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच दिखाना है और अंतराल 20 डिग्री का है, तो हम सबसे पहले तो 30 डिग्री बना लेंगे, बस यहां तक। ठीक है, फिर हम 20 डिग्री का अंतराल लेके 50 डिग्री ड्रॉ कर लेंगे, फिर 20 डिग्री का अंतराल लेके 70 डिग्री ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ड्रॉ कर लिया है ना। और अब हम ये कल्पना करेंगे कि प्रकाश का स्रोत ओ पर है। ओ यहां पर लघुकृत पृथ्वी जो है उसका केंद्र है, अर्थात भूकेंद्र का प्रतीक। जैसे ही आपने यहां लाइट जलाई और ये लाइट जब यहां से ट्रेवल करके यहां गिरेगी, तो ये जो आपका बिंदु है जो 30 डिग्री को बताता है, इसकी छाया यहां बनेगी प्रक्षेपण तल पे। ठीक है, तो आगे की जो लाइन है उसको हम मिटा देंगे और ये हमारा प्रक्षेपण तल का यहां तक का विस्तार हमारे काम आएगा। ऐसे ही जब 50 डिग्री वाली पॉइंट के ऊपर प्रकाश की किरण गिरेगी तो उसकी शैडो यहां बनाएगी सी पर। ठीक है, और ऐसे ही जब 70 डिग्री वाले पॉइंट पर प्रकाश की किरण गिरेगी तो उसकी शैडो बनेगी, वो बनेगी डी। क्लियर? आभासी पृथ्वी पर हमारा काम पूरा हो गया। अब देखिए यहां पर चूंकि 20 डिग्री के अंतराल पे हमें देशांतर बनाने हैं, तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले अभी हम इसमें जो हमने काम किया है उसका उपयोग बाद में करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सीधी लाइन खींचेंगे लंबी, है ना, एक सीधी लाइन खींच दी लंबी स्केल से, और उस पर कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे, वो हमारे प्रक्षेप का केंद्र मान लेंगे। ठीक है, वहां हमारा ध्रुव होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सर्कल लेंगे और उस सर्कल के केंद्र को इस केंद्र से मिला देंगे। ठीक है, हम यहां सर्कल का 0 डिग्री ले लेंगे। ठीक है, तो यहां पर सर्कल का 180 डिग्री आ जाएगा, दोनों को मार्क कर लेंगे। ठीक है, मार्क कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस 0 डिग्री से 20 डिग्री के अंतराल पर पॉइंट लगाते जाएंगे और इधर चलेंगे। ठीक है, तो हमने पॉइंट लगा लिए पूर्वी देशांतरों के लिए 20-20 डिग्री के अंतराल पे। फिर हम क्या करेंगे, इससे इधर चलेंगे और 20-20 डिग्री के अंतराल पे पॉइंट लगा लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाने के बाद उन पॉइंटों को केंद्र से मिला देंगे, सारे पॉइंटों को केंद्र से मिला देंगे, तो एक देशांतर रेखाओं का जाल हमें मिल जाएगा। ठीक है, और हम इन रेखाओं को लंबी लंबी करके छोड़ देंगे, क्योंकि अभी हमें ये नहीं पता कि इनका विस्तार कहां तक होगा। क्लियर? ठीक है, पूरे प्रक्षेप की देशांतर रेखाओं का जाल बनकर तैयार हो गया। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि इस आभासी पृथ्वी पर जो हमने काम किया था ना उस पर जाएंगे, और सबसे पहले प्रकार में ये n से लेके और d तक की दूरी को प्रकार में भरेंगे। ठीक है ना, और इस दूरी को प्रकार में भर के और इस दूरी का यहां पर, है ना, प्रकार का नुकीला हिस्सा रख के और एक वृत्त बना देंगे। ठीक है,
तो ये कितने डिग्री के लिए था पॉइंट? 70 डिग्री के लिए। तो मेरा 70 डिग्री नॉर्थ बन गया। बीच में तो मेरा उत्तरी ध्रुव है ना, तो 70 डिग्री नॉर्थ बन गया। अब क्या करूंगा मैं आगे? फिर मैं प्रकार में भरूंगा NC, ठीक है, और इस मैं प्रकार का नुकीला हिस्सा यहां रख के और इस NC दूरी का एक सर्कल बना दूंगा। ये मेरा 50 डिग्री। फिर मैं प्रकार में दूरी भरूंगा NB, और ये दूरी मैंने प्रकार में भरी और मैंने NB दूरी लेकर और यहां एक सर्कल बना दिया। अब इसके बाहर जो मेरी देशांतर रेखाएं खींची हुई थी ना लंबी लंबी, उनको मैं रिमूव कर दूंगा, क्योंकि बस ये मेरा पूरा प्रक्षेप तैयार हो गया। ठीक है, जिसमें जो दिया गया विस्तार है प्रक्षेप का वो 30 डिग्री उत्तर से 90 डिग्री उत्तर पूरा मिल रहा है ना। और देशांतरीय विस्तार कभी भी नोमोनिक प्रक्षेप में देने की आवश्यकता होती नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें पूरे 360 देशांतर दिखाए जाते हैं। ठीक है, हमारा प्रक्षेप बनकर तैयार हो गया। देखिए कुछ चीजें हम यहाँ देखते हैं। देखो यहाँ सारी की सारी देशांतर रेखाएं जो है ना वो सरल रेखाएं हैं। सभी देशांतर रेखाएं जो हैं वो बराबर लंबाई की हैं। सभी देशांतर रेखाएं प्रक्षेप के केंद्र से या ध्रुव से विकिरत हैं, है ना, चारों तरफ फैली हुई हैं। अक्षांश वृत्त जो है, ठीक है, अक्षांश जो है वो वृत्त के रूप में है, ध्रुव बिंदु के रूप में है ना। और जो ध्रुव के पास वाले अक्षांश छोटे हैं, है ना, और ध्रुव से दूर जाने पर अक्षांशों की आकृति तेजी से बढ़ती है। क्यों? क्योंकि देखो ये दूरी जो है अक्षांशों के बीच की, है ना, ये तेजी से बढ़ती है। ये देखो ये दूरी ये और बढ़ गई, है ना। तो नोमोनिक प्रक्षेप में ये सबसे तेज गति से बढ़ती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके पहचान और गुणधर्म की। ये एक और उदाहरण दिया हुआ है जिसमें 15-15 डिग्री का अंतराल दिया हुआ है। ठीक है, 20 की बजाय 15 डिग्री का अंतराल दिया हुआ है, देशांतरों पर भी और अक्षांशों पर भी। इस तरह संसार का मानचित्र हम इस पे दिखा सकते हैं और नोमोनिक के ऊपर हम ग्रेट सर्कल और रम लाइंस भी बना सकते हैं। पहचान: अक्षांश वृत्त ध्रुव को केंद्र मानकर खींचे गए संकेंद्र वृत्त होते हैं। बिल्कुल सही बात है ना, क्योंकि हमने हर बार प्रकार का नुकीला हिस्सा केंद्र पर ही रखा था। जिनके बीच की दूरी ध्रुव से बाहर की ओर तेजी के साथ बढ़ती है। बिल्कुल अभी अभी हमने चर्चा की थी कि इन अक्षांशों के बीच की दूरी ध्रुव से जब हम जैसे जैसे दूर जाते हैं भूमध्य रेखा की ओर तो तेजी से बढ़ती है ना। और इस प्रक्षेप पर भूमध्य रेखा प्रकट नहीं की जा सकती, क्योंकि देखो यदि हम इस प्रक्षेप में, है ना, यदि हम इस प्रक्षेप में ये देखते हैं कि यहाँ प्रकाश का स्रोत जल रहा है और उसकी किरण यदि यहाँ गिरती है 0 डिग्री पे, तो ये इसकी छाया यूं चलेगी, ये कभी प्रक्षेपण तल पे गिरेगी ही नहीं। इसीलिए हम इस पे कभी भी भूमध्य रेखा का प्रदर्शन नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर देशांतर रेखाएं, है ना। तो इसमें आधी बातें तो पहले वाले पॉइंट की सब कॉमन है ना, लेकिन जो आगे वाली जो 2 बातें हैं, है ना, एक तो ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर अक्षांश रेखाओं के बीच का अंतर तेजी से बढ़ता है, ये वाली, है ना, और भूमध्य रेखा प्रकट नहीं की जा सकती, ये केवल नॉमोनिक में होता है ना। देशांतर रेखाएं ध्रुव से समान कोणीय दूरी के अंतर पर विकिरित सरल रेखाएं होती हैं। बिल्कुल सही बात है ना। और क्योंकि ये समान कोणीय दूरी पर होती है, वास्तविक कोणीय दूरी लेकर की जाती है, इसीलिए खमध्य प्रक्षेप जितने भी हैं वो सब सही दिशा वाले प्रक्षेप होते हैं। ठीक है, और ये जो 2 नंबर का गुण है, ये जितने भी हमारे कोर्स में जो 5 खमध्य प्रक्षेप हैं सब में पाया जाता है। फिर देखो अक्षांश वृत्त तथा देशांतर रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। ये पॉइंट समस्त जो खमध्य प्रक्षेप है उन पर लागू होता है, ये कोई नई बात नहीं है ना।
गुणधर्म की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो अक्षांश वृत्तों के बीच की दूरी बढ़ने के फलस्वरूप ध्रुव से बाहर की ओर देशांतर रेखाओं की मापनी लगातार बढ़ती है, ठीक है, अर्थात देशांतर रेखाएं अपनी वास्तविक लंबाई से बड़ी होती जाती है। अभी दिखाऊंगा मैं कैसे, ठीक है ना। 60 डिग्री अक्षांश पर यह वृद्धि 10% होती है, 45 पर यह 27% हो जाती है, ठीक है। एक पॉइंट और करते हैं, उसके बाद पीछे चलेंगे वापस समझाने के लिए कि ध्रुव से दूरी बढ़ने के साथ साथ अक्षांश वृत्तों की मापनी भी बढ़ती जाती है। 60 डिग्री अक्षांश वृत्त पर यह 15% और 45 डिग्री अक्षांश पर यह 40% अधिक बढ़ी हुई होती है। तो देखो, इन दोनों के बढ़ने का अनुपात एक जैसा नहीं है ना, बढ़ तो दोनों रही है, अक्षांश पर भी मापनी बढ़ रही है और देशांतर पर भी बढ़ रही है, लेकिन इनका अनुपात एक जैसा नहीं होने के कारण समाकृतिक के गुण नहीं आते हैं, है ना, ठीक है। अर्थात आकृतियां शुद्ध नहीं बनी रहती और जैसे जैसे आप ध्रुव से दूर जाओगे, है ना, भूमध्य रेखा की ओर, आकृतियों में विकृति बढ़ती जाएगी। ये देखो बेटा, आप ये देखिए, ये अंतर बढ़ता जा रहा है ना, ये देखो अक्षांशों के बीच का ये अंतर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। यदि आप 15 डिग्री लेते तो और ज्यादा दूरी पर जाकर ये छूता तो अंतर और बढ़ जाता, ठीक है। अब देखो, ये जो लाइन है जिस पर आप ये सारे पॉइंट ले रहे हो, ठीक है, तो ये जो दूरियां इसमें निकल कर आती हैं, यही तो देशांतर की लंबाई तय करती हैं, ठीक है ना। तो जब ये अंतर बढ़ेगा तो देशांतर अपनी वास्तविक लंबाई से ज्यादा लंबे होते जाएंगे या नहीं होते जाएंगे। नंबर 2, कि जब यही दूरी प्रकार में भरकर और आप अक्षांश के लिए वृत्त बनाते हो, तो यदि ये दूरी बढ़ेगी तो अक्षांश भी अपनी वास्तविक आकार से ज्यादा बड़े होते जाएंगे, ठीक है। और ध्रुव के पास, है ना, ये ध्रुव है ना, ध्रुव के पास लगभग 30 डिग्री तक, लगभग 30 डिग्री तक ये वृद्धि जो है ना बहुत ज्यादा नहीं होती, ठीक है। ध्रुव से 30 डिग्री कोणीय दूरी पर, है ना, और ये 30 डिग्री की कोणीय दूरी जो है ये कितने डिग्री को दिखाती है, 60 डिग्री उत्तर को। कितने डिग्री को, 60 डिग्री उत्तर को। इसका मतलब ये हुआ कि ध्रुव से लेकर और 60 डिग्री उत्तर वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, बस इस क्षेत्र के लिए ही ये प्रक्षेप काफी ठीक है। बाकी इससे यदि दूर जाते हो आप भूमध्य रेखा की ओर, तो आकृतियां बहुत तेजी से विकृत होती है, क्षेत्रफल भी बहुत तेजी से विकृत होते हैं, ठीक है। अब देखिए, ध्रुव से 30 डिग्री तक आकृति बहुत कुछ शुद्ध रहती है, शुद्ध तो नहीं रहती लेकिन हाँ उसमें कुछ सीमा तक शुद्धता रहती है ना, अर्थात विकृति धीमी होती है। परंतु उसके बाद यदि आप और आगे चलते हो, ठीक है, इसकी तरफ, इसकी भूमध्य रेखा की तरफ, तो फिर विकृतियां बहुत तेजी से बढ़ती है। इसीलिए ध्रुव से 30 डिग्री अर्थात 60 डिग्री उत्तर से और ध्रुव के बीच के जो क्षेत्र हैं, उनके लिए इसका ज्यादा उपयोग किया जाता है। ध्रुव से दूरी बढ़ने के साथ साथ क्षेत्रफल में भी बहुत तेजी से विकृति आती है, बढ़ने लगते हैं। और ध्रुव से प्रत्येक और दिशा शुद्ध होती है, ये कोई नई बात नहीं है। ये तमाम जो हम केस लेंगे हमारे कोर्स में, जो जितने भी जो खमद्य प्रक्षेप हैं, ये पॉइंट पांचों में आएगा, तो कोई नई बात नहीं। छठा पॉइंट है कि इस प्रक्षेप पर बने मानचित्र में खींची जाने वाली कोई भी सरल रेखा किसी वृहत वृत्त का एक भाग होती है ना। और ये अभी अभी हमने देखा था ना पिछला डायग्राम जिसमें हमने मैप दिखाया था, उसमें हमने दिखाया कि देखो रंब लाइन और ग्रेट सर्कल बना सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये जो 6 नंबर का पॉइंट है ना, ये केवल और केवल ये इसी नॉमोनिक प्रक्षेप के लिए लागू होता है। इस प्रक्षेप पर एक गोलार्ध का संपूर्ण भाग प्रदर्शित करना संभव नहीं होता, है ना, अर्थात एक गोलार्ध भी पूरा नहीं बना सकते। हमने देखा था ना, यदि आप उत्तरी गोलार्ध बना रहे हो, ठीक है, तो भी आप भूमध्य रेखा तो कम से कम नहीं बना सकते, है ना।
अर्थात एक पूरा गोलार्ध भी इसमें नहीं दिखा सकते। ठीक है, क्या उपयोग है इसका? देखो ये सारे प्रक्षेप नौ संचालन के लिए तो अच्छे हैं ही, है ना, लेकिन क्योंकि इसमें शुद्धता केवल और केवल ध्रुव के आसपास 30 डिग्री की कोणीय दूरी तक रहती है ना, इसलिए आर्कटिक क्षेत्रों के लिए नौ संचालन मानचित्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है ना, और सामान्य उद्देश्य वाले मानचित्र भी इस पर बनाए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसमें दूसरा केस लेते हैं, त्रिविम। ठीक है ना, और ये ध्यान रखना कि अब हमें बहुत ज्यादा जोर नहीं आएगा। ठीक है, दो और प्रक्षेप करने में। क्यों? क्योंकि जो हमने देशांतर रेखाओं का जाल बनाया था ना, उसको तो ठीक वैसे ही बनाना है जैसा हमने केंद्र में बनाया था, तो वो स्टेप तो हमारी जो है बच जाएगी। ठीक है, वो स्टेप हम ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, तो वही काम हम वैसा ही देशांतरीय जाल हम त्रिविम में बनाएंगे, और वैसा ही देशांतर रेखाओं का जाल प्रक्षेप बनाने के लिए हम लंबकोणीय में बनाएंगे। ठीक है, अब देखो इसमें अंतर क्या आता है? अंतर ये आता है कि ये भी एक संदर्श प्रक्षेप है। ठीक है, इसमें हम जिस ध्रुव पर प्रक्षेपण तल रखते हैं ना, उसके विपरीत ध्रुव के ऊपर हम प्रकाश का स्रोत रखते हैं। अर्थात यदि प्रक्षेपण तल हम नॉर्थ पोल पे रख रहे हैं, तो हमारा जो सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, वो हमारा साउथ पोल पे होगा। ठीक है ना, प्रक्षेपण तल यदि उत्तरी ध्रुव पे, तो प्रकाश का स्रोत दक्षिणी ध्रुव पे। ठीक है, और उसके आधार पे हम प्रक्षेप की रचना करते हैं। यहाँ एक उदाहरण दिया हुआ है जिसमें निरूपक भिन्न दी हुई है 1:25 करोड़, और अंतराल दिया हुआ 15 डिग्री। तो देखिए आप अच्छी तरह जानते हो कि हम सबसे पहले आर निकाल लेंगे, है ना, पृथ्वी की वास्तविक त्रिज्या की लंबाई, और उसमें हम निरूपक भिन्न के हर का भाग दे देंगे, तो ये आ गया 2.54 सेंटीमीटर। सबसे पहले 2.54 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार में भरेंगे, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, एक आभासी पृथ्वी का गोला या लघुकृत पृथ्वी का गोला बनाएंगे। ठीक है, लेकिन क्योंकि इसके आधे हिस्से में ही हमारा सारा काम हो जाएगा, इसलिए हम इसको केवल आधा ही बनाएंगे और आधा ही प्रक्षेपण तल दिखाएंगे, है ना, इधर वाला ही, केवल इधर वाला प्रक्षेपण तल दिखाने की हमें आवश्यकता नहीं। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, देखो ये आभासी पृथ्वी बनाने के बाद सबसे पहले हम भूकेंद्र से, क्योंकि 15 डिग्री का अंतराल है, तो 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 75 डिग्री के कोण बना के, और हम इन सब के बिंदु यहाँ पर मार्क कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो दक्षिण ध्रुव है, यहाँ पर प्रकाश का स्रोत रखकर और हम उसको जलाएंगे तो यहाँ पर भूमध्य रेखा पर इसकी छाया पड़ेगी, तो वो आगे जाके उसकी छाया यहाँ पर, यदि प्रकाश की किरण आएगी तो उसकी, ये जो भूमध्य रेखा का पॉइंट है, इसकी छाया बनेगी प्रक्षेपण तल के ऊपर यहाँ। ठीक है, 15 डिग्री पे जब प्रकाश की किरण गिरेगी तो इसकी छाया प्रक्षेपण तल पे बनेगी यहाँ। ठीक है, ठीक इसी प्रकार हम ये सारे बिंदु ले लेंगे, सारे बिंदु। अब हम क्या करेंगे कि सारे बिंदु ले लिए, अब हम क्या करेंगे, वो देशांतर रेखाओं का जाल बना लेंगे जैसा अभी हमने सीखा था। ठीक है, पूरा जाल तैयार हो गया डी की मदद से, है ना। कौन सा जाल? केवल और केवल देशांतर रेखाओं का। अब हमें इसमें अक्षांश वृत्त बनाएंगे, तो सबसे पहले हम एन डैश एफ डैश की दूरी प्रकार में भरेंगे और यहाँ एक सर्कल बना देंगे। ठीक है, ये देखो एन डैश एफ डैश की दूरी प्रकार में भरी और सर्कल बना दिया। ये मेरा 15 डिग्री दूरी हुई ग्लोब से, अर्थात ये 75 डिग्री उत्तर का मेरा अक्षांश तैयार हो गया। अब मैं दूरी भरूंगा एन डैश ई डैश। ठीक है, ये देखो एन डैश ई डैश, और फिर मैंने ये 60 डिग्री का उत्तरी अक्षांश बना दिया। ठीक है, ऐसे ही मैं एन डैश डी डैश दूरी भरूंगा
तो 45 डिग्री का, एन डैश सी डैश दूरी भरूंगा तो 30 डिग्री का, एन डैश बी डैश दूरी भरूंगा तो 15 डिग्री का, और एन डैश ए डैश दूरी प्रकार में भरकर मैं वृत्त बनाऊंगा, वो भूमध्य रेखा हो गई। बस ये मेरे प्रक्षेप का अधिकतम विस्तार है, और बाकी जो अतिरिक्त देशांतर रेखाओं की लंबाई है मैं उनको रिमूव कर दूंगा, इरेज कर दूंगा उनको, ठीक है, और मेरा प्रक्षेप तैयार हो जाएगा। यहाँ पर हमें एक बात ध्यान रखना है कि ये जो हमारा प्रक्षेप है ना, इसकी ये जो त्रिज्या है, ये वाली त्रिज्या देखिए, ये वाली त्रिज्या प्रक्षेप की त्रिज्या बोला है मैंने, है ना, ये यहां से लेके यहां तक है, ठीक है। और ध्यान रखना, चूंकि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है ना, इसलिए ये लंबाई और ये लंबाई बराबर होगी, अर्थात एन डैश एस और एन डैश ए डैश की लंबाई बराबर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि प्रक्षेप की त्रिज्या मेरे आभासी पृथ्वी के गोले के व्यास के बराबर है। ये गुण केवल इसी में होता है, ठीक है। नंबर 2 चीज यहां एक और ध्यान रखनी है, देखो यहां भी जैसे जैसे मैं ये प्रक्षेपण तल के केंद्र से दूर जा रहा हूं, है ना, अर्थात जैसे जैसे मैं ध्रुव से दूर जा रहा हूं भूमध्य रेखा की ओर, ठीक है, तो अक्षांश वृत्तों की जो बीच की दूरियां हैं ये लगातार बढ़ती जाती है। देखो आप जैसे जैसे दूर जाओगे भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर, ये दूरियां लगातार बढ़ती जाती है। ये देखो ये दूरी कम है, किससे, इस दूरी से, है ना, लगातार बढ़ती जाती है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं, एक और उदाहरण दिया हुआ है, ऐसे भी हम इसको, ये 10 डिग्री के अंतराल पे बनाया हुआ है, ठीक है ना, 10 डिग्री के अंतराल पर ही देशांतर बने हुए हैं, 10 डिग्री के अंतराल पर ही अक्षांशों की रचना की गई है, ठीक है। पहचान के बिंदु देखो, अक्षांश वृत्त ध्रुव को केंद्र मानकर खींचे गए संकेंद्र वृत्त होते हैं। ये समस्त भूमध्य प्रक्षेपों में ऐसा होता है, लेकिन ये चीज थोड़ी अलग है कि इनके बीच की दूरी ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है, पिछले वाले में तेजी से बढ़ती है और इसमें बढ़ती है, क्लियर। देशांतर रेखाएं ध्रुव से समान कोणीय दूरी के अंतर पर विकिरित सरल रेखाओं के रूप में होती है। ये पॉइंट सारे भूमध्य प्रक्षेपों में कॉमन है ना, जितने भी ध्रुवीय केस हैं उनमें, ठीक है। अक्षांश पर तथा देशांतर रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, ये भी, अब ये चौथा भूमध्य प्रक्षेप कर रहे हैं हम लोग, इस सब में कॉमन है ये पॉइंट। प्रक्षेप में भूमध्य रेखा की ध्रुव से दूरी लघुकृत पृथ्वी के गोले के व्यास के बराबर होती है, अभी अभी समझाया था मैंने, है ना, अर्थात प्रक्षेप की त्रिज्या, है ना, देखो भूमध्य रेखा से ध्रुव की दूरी प्रक्षेप की त्रिज्या है ये, है ना, ये लघुकृत पृथ्वी के गोले के व्यास के बराबर होती है। ये गुण केवल और केवल इसी में पाया जाता है ना, ये पहचान, सॉरी, ये पहचान केवल इसी की है ना। अब हम गुणधर्म की बात करते हैं। प्रक्षेप केंद्र से भूमध्य रेखा की ओर को स्थित अक्षांश वृत्तों की लंबाइयों में तेजी के साथ वृद्धि होती है, लेकिन ये उतनी तेज वृद्धि नहीं होती जितनी कि एक पिछले वाले प्रक्षेप केंद्रक या नोमोनिक ध्रुवीय भूमध्य प्रक्षेप में होती है, उतनी तेज नहीं होती, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि उसी अनुपात में भूमध्य रेखा की ओर यामोत्तर दूरियां बढ़ने के फलस्वरूप, है ना, इनमें यथाकृतिक प्रक्षेप का गुण आ जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर, ठीक है। इसका मतलब कि इस प्रक्षेप में जितनी धनात्मक अशुद्धि देशांतर पर आती है, उसी अनुपात में धनात्मक अशुद्धि जो है वो अक्षांश पर आती है, अर्थात जितना धनात्मक परिवर्तन देशांतर की मापनी में आता है, जितना देशांतर अपनी वास्तविक लंबाई से बढ़े हुए हैं, उसी अनुपात में परिवर्तन अक्षांश की मापनी में आता है, अर्थात उसी अनुपात में अक्षांश भी बढ़ते हैं, ठीक है। और जब दोनों एक ही दिशा में बढ़ें या घटें, ठीक है, और
यदि इनके बढ़ने और घटने का अनुपात बराबर होता है तो कौन सा गुण आता है? यथाकृतिक। और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो त्रिविम ध्रुवीय खमद्य प्रक्षेप है, ये एक यथाकृतिक प्रक्षेप है, अर्थात इस पर जो हम मानचित्र बनाएंगे उस पर आकृतियां जो है वो नहीं बिगड़ेंगी। ठीक है, हाँ, यथाकृतिक है तो क्षेत्रफल जो है वो नियत नहीं रहेंगे, उनमें शुद्धि आएगी, है ना। और वो आनी है, क्यों? क्योंकि अक्षांश और देशांतरों में मापनी में वृद्धि हो रही है ना। और वो वृद्धि तुलनात्मक रूप से ज्यादा होती है भूमध्य रेखा की तरफ। नंबर 2, प्रक्षेप केंद्र से सभी और दिशा शुद्ध होती है, अतः यह एक यथाकृतिक और शुद्ध दिशा प्रक्षेप है। तो ठीक है, यथाकृतिक का गुण तो इसी में है खमद्य प्रक्षेपों, लेकिन शुद्ध दिशा जो है ये गुण तो समस्त खमद्य प्रक्षेपों में होता है। 3 नंबर, नौमोनिक ध्रुवीय खमद्य प्रक्षेप के विपरीत इस प्रक्षेप पर भूमध्य रेखा को प्रदर्शित किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि एकमात्र नौमोनिक या केंद्रक ध्रुवीय खमद्य प्रक्षेप ही है पांचों में जिसमें हम भूमध्य रेखा नहीं दिखा सकते, बाकी सब में दिखा सकते हैं, चारों में दिखा सकते हैं। उपयोग तो देखो, अब से कुछ समय पहले तक तो इसका ये काफी प्रचलन में था और एटलसेस में इसके ऊपर दो भिन्न भिन्न गोलार्धों को दिखाकर और पूरे विश्व को कवर किया जाता था, ठीक है। लेकिन आजकल जो है ये बहुत ज्यादा प्रचलन में नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि यथाकथित प्रक्षेप है तो सामान्य उद्देश्य के मानचित्रों के लिए ठीक है ना, और विशेष तौर पे ध्रुव के समीपस्थ क्षेत्रों के लिए, ठीक है। अब हम इसका एक और उदाहरण लेते हैं खमद्य प्रक्षेप का, और वो है लंब कोणीय ध्रुवीय खमद्य प्रक्षेप, ठीक है ना। केंद्रक या नौमोनिक तथा त्रिविम ध्रुवीय खमद्य प्रक्षेप की भांति यह भी एक संदर्श प्रक्षेप है, अर्थात इसमें भी प्रकाश का स्रोत काम में लिया जाता है। इसमें प्रकाश का स्रोत जो है उसकी कल्पना अनंत दूरी पर की जाती है, अनंत दूरी पर, ठीक है। इसीलिए ये देखो, मैं अगला उदाहरण दिखाता हूं, ये देखिए, अनंत से ये प्रकाश की किरणें आ रही है, ठीक है। तो अनंत से जब प्रकाश की किरणें आएगी तो वो समानांतर होगी, ये देखो, ये सारी प्रकाश की किरणें समानांतर, और वो प्रक्षेपण तल से 90 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। इसीलिए इस प्रक्षेप का नाम पड़ा है लंबकोणीय, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो यही समझा देता हूं, है ना। हमने एक उदाहरण लिया है जिसमें एक निरूपक भिन्न है, एक अनुपात 15 करोड़ की, ठीक है। और हम इसके ऊपर क्या करते हैं, आर की गणना करते हैं, आर को हम हमारे प्रकार में भरकर और आभासी पृथ्वी का गोला बना लेते हैं, ठीक है। आभासी पृथ्वी का गोला बना लिया। अब हम क्या करते हैं कि ये सारे कोण बना देते हैं। अंतराल हमने 15 डिग्री का लिया है, तो 15-15 डिग्री के ऊपर हम ये सारे कोण बना देते हैं, 15 डिग्री, 30 डिग्री, है ना, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 75 डिग्री, ये बना लेते हैं, ठीक है। हम फिर क्या करते हैं, यहाँ प्रक्षेपण तल रख देते हैं, ठीक है। ये प्रक्षेपण तल पूरा ऐसे होता है, पूरा यूं, ठीक है। इसी पर तो प्रक्षेप ये बन जाता है, यूं का यूं छप जाता है, ठीक है, जब हम प्रकाश का स्रोत काम लेते हैं तो, ठीक है। अब हम कल्पना करते हैं कि प्रकाश की किरणें अनंत से आ रही है, तो अनंत से आती हुई प्रकाश की किरण जब भूमध्य रेखा यहाँ पर है ना, इस पॉइंट पर गिरेगी तो इसकी छाया बनाएगी प्रक्षेपण तल में, यहाँ 15 डिग्री की छाया बनाएगी, यहाँ 30 डिग्री की छाया बनाएगी, यहाँ 45 की छाया, यहाँ 60 की छाया, यहाँ और 75 की छाया, यहाँ। अब जैसा कि हमने पिछले प्रक्षेपों में देशांतरों का जाल बनाया था, वैसे ही हम यहाँ पर सबसे पहले देशांतरों का जाल बना के छोड़ देंगे, सेम तरीके से,
ठीक है, 15-15 डिग्री के अंतराल। ठीक है, तो वो तो कोई नया काम नहीं किया हमने, पिछले जो हमने ये 5वां प्रक्षेप है और चारों में हमने ये काम किया है। ठीक उसी तरह से अब हमारे सामने हमें क्या बनाने हैं, अक्षांश बनाने हैं। तो हम प्रकार में ये दूरियां भरेंगे, एन जे डैश, ये देखो एन जे डैश, और ये दूरी भर के, और सबसे पहले 75 डिग्री उत्तर का अक्षांश बनाती है। फिर हम एन आई डैश दूरी भरेंगे प्रकार में, और फिर हम ये 60 डिग्री उत्तर का ये अक्षांश बना देंगे। ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये 60 डिग्री वाला ना, ये वाला। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, एन एच डैश दूरी भर के 45 डिग्री का बना लेंगे, एन जी डैश दूरी प्रकार में भर के 30 डिग्री वाला बना लेंगे, एन एफ डैश प्रकार में दूरी भर के और ये 15 डिग्री वाला बना लेंगे, और एन ई डैश दूरी प्रकार में भर के, और हम क्या करेंगे, भूमध्य रेखा बना लेंगे। ठीक है, अब इस प्रक्षेप तैयार हो गया पूरा। अब इसमें देखो 2-3 बातें जो नई हुई है। नंबर 1 कि इसमें अक्षांशों के बीच की दूरियां ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती नहीं है बल्कि घटती है। ठीक है, और ये एकमात्र ऐसा प्रक्षेप है जिसका आकार आभासी पृथ्वी के गोले के आकार के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो वास्तव में देशांतर की लंबाई है ये एक गोलार्ध के लिए। ठीक है ना, लेकिन हम इसमें दूरी ले रहे हैं केवल और केवल इतनी, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर, है ना, आभासी पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर, एन ई डैश, ये सी ई दूरी के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे इस प्रक्षेप में जो देशांतर बनाते हैं ये अपनी वास्तविक लंबाई देशांतर की ये होती है, इससे काफी छोटे होते हैं। ठीक है, हाँ ये तो छोटे होते हैं, लेकिन इसमें हमारे अक्षांश जो है ना वो लगभग वास्तविक लंबाई के ही बनते हैं, वो लगभग वास्तविक लंबाई के ही बनते हैं। क्योंकि जैसे हम ये दूरी लेके और हम जब सर्कल बनाते हैं तो हमारा 75 डिग्री आता है। ऐसे ही जब हम ये दूरी लेते हैं, ये दूरी है ना, और हम इसको यहाँ सर्कल बनाएं तो ये हमारा 30 डिग्री आता है, और वही दूरी इस प्रक्षेप में भी आ रही है। तो इसमें क्या है कि हमारे अक्षांशों की लंबाई तो वास्तविक लंबाई के बराबर होती है, देशांतर वास्तविक लंबाई से छोटे होते हैं। तो ऐसा है तो ना तो इसमें यथाकृतिक गुण होंगे और ना ही इसके अंदर समक्षेत्रफल के गुण होंगे। ठीक है, इस तरह से मानचित्र बनता है इसके ऊपर। देखिए पहचान, देखिए अक्षांश वृत्त एवं वृत्त जो है संकेंद्रीय वृत्त होते हैं और इनके बीच की दूरी प्रक्षेप केंद्र से बाहर की ओर को कम होने लगती है ना, कम होने लगती है, घटने लगती है, बढ़ती नहीं है, घटती है। देशांतर रेखाएं तो ध्यान रखना ये विशिष्ट बिंदु है इस प्रक्षेप के लिए। देशांतर रेखाएं ध्रुव से समान कोणीय दूरी के अंतर पर विकिरित होने वाली सरल रेखाएं होती हैं। ठीक है ना, सब में हमें ये पहचान का बिंदु देखने को मिलता है। और गजब की बात यह है कि इसी के कारण ये सारे खमध्य प्रक्षेप जो है ना वो शुद्ध दिशा प्रक्षेप होते हैं। और ये दोनों अक्षांश वृत्त और देशांतर रेखाएं आपस में समकोण पर काटते हैं। ये भी गुण सारे 5 खमध्य प्रक्षेपों में देखने को मिलता है। और इस प्रक्षेप पर अधिक से अधिक एक गोलार्ध दिखाया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, यदि हम केंद्रक को छोड़ दें तो बाकी 4 प्रक्षेपों में हम एक गोलार्ध दिखा सकते हैं। और केंद्रक जो है, केंद्रक ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप, उसमें तो हम एक गोलार्ध भी पूरा नहीं दिखा सकते।
हम जब गुणधर्म की बात करते हैं तो प्रक्षेप केंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ देशांतर रेखाओं पर मापनी तेजी से घटने लगती है। मैंने दिखाया था ना आपको कि देशांतर अपनी वास्तविक आकार से बहुत छोटे होते जाते हैं जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जब हम बढ़ते हैं तो प्रक्षेप में अक्षांश वृत्तों के बीच की दूरी लगातार घटती जाती है, ठीक है, और उसी कारण देशांतरों की लंबाई भी घटती जाती है। इसका कारण प्रक्षेप केंद्र से बाहर की ओर अक्षांश वृत्तों के बीच की दूरी का कम होना है, ठीक है। यह प्रक्षेप न तो यथाकृतिक है और ना ही समक्षेत्र। क्यों? क्योंकि अक्षांश तो अपनी वास्तविक लंबाई के हैं और देशांतर छोटे हो रहे हैं। तो ये यदि आप समाकृतिक का गुण लाना चाहते हो तो जिस अनुपात में देशांतर छोटे हुए उसी अनुपात में फिर अक्षांश भी छोटे होने चाहिए थे। और यदि आप समक्षेत्रता का गुण चाहते थे तो जिस अनुपात में देशांतर छोटे हुए उसी अनुपात में अक्षांश बढ़ने चाहिए थे, बड़े होने चाहिए थे। तो ये दोनों स्थितियां देखने को नहीं मिलती है, इसलिए ये ना तो यथाकृतिक है और ना समक्षेत्र। प्रक्षेप के सीमावर्ती भागों में क्षेत्रफल और आकृति संबंधी विकृति बढ़ जाती है, इसीलिए ये प्रक्षेप जो है ना, ये भूमध्य जो ध्रुव है उसके आसपास के क्षेत्रों के लिए तो अच्छा है, लेकिन भूमध्य रेखा की ओर यदि हम प्रदर्शन करें किसी चीज का तो उसमें विकृति बढ़ती जाती है, ठीक है। उपयोग तो भौगोलिक दृष्टिकोण से इस प्रक्षेप का महत्व ज्यादा नहीं है, परंतु संयुक्त राज्य अमेरिका के मानचित्रकारों ने गत कुछ वर्षों में इस प्रक्षेप को काफी अपनाया है। हैरिसन और वॉर ने एटलस फॉर अमेरिकन में की एक मानचित्र जो मानचित्रावली बनाई है, एटलस बनाई है ना, उसमें इस पर अनेक मानचित्र बनाए हैं। इस प्रक्षेप पर बने मानचित्रों में क्षेत्रफल और आकृति संबंधी अशुद्धियां होती हैं, परंतु इन मानचित्रों को देखने से इनमें ऊंचे नीचे भाग होने का भ्रम होता है। अतः इन मानचित्रों में आवश्यक रंग एवं छायाओं का प्रयोग करके प्राकृतिक लक्षणों को अधिक प्रभावी ढंग से दिखाया जाता है। खगोलीय मानचित्रों के लिए यह प्रक्षेप विशेष रूप से उपयोगी होता है, ठीक है। इस तरह हमारे खमध्य प्रक्षेप जो हैं वो पूरे होते हैं। एक स्लाइड के अंदर इनका कंपैरिजन दिखाया हुआ है पांचों का। ये देखिए अक्षांश जो है, क्योंकि देशांतर रेखाओं का जाल तो सब में एक जैसा होता है, सब में, ठीक है। अक्षांश वृत्तों की स्थितियां बदलती हैं। तो देखो जहां सबसे तेजी से अक्षांश वृत्त बाहर की ओर बढ़ रहे हैं, है ना, वो है केंद्रक या नोमोनिक, ठीक है। जिसमें इसकी तुलना में कम गति से बढ़ रहे हैं वो है त्रिविम। कौन सा है? त्रिविम, ठीक है। जिसमें बिल्कुल समान दूरी पे है ना, आपस में अक्षांश, वो है समदूरस्थ, ठीक है। और जिसमें सबसे सबसे तेज गति से देशांतर रेखाओं की लंबाई घटती है ध्रुवों की तरफ, है ना, और अक्षांशों के बीच की दूरी कम होती जाती है ध्रुवों की तरफ, वो है लंबकोणीय, ये वाला, है ना। और ये वाला जो है ये है समक्षेत्र, जिसमें जितनी मात्रा में देशांतर अपनी वास्तविक लंबाई से छोटे होते हैं उतनी ही मात्रा में अक्षांश वृत्त अपनी वास्तविक लंबाई से बड़े होते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमारे ये जो खमध्य प्रक्षेप है